अच्छा, आज एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये इतनी खुश होने की बात नहीं है, इतने ज़माने बाद चेंजेस किए, ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया वगैरह वगैरह। अब वो एक अपना सिनिसिज्म है, चलता रहेगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा चेंजेस हुए क्या हैं और वो क्यों महत्वपूर्ण हैं। पहले तो आप जैसे ये आप देख रहे हैं कि इतिहास की किताबों से मुगलों का दौर निकल गया। इन्होंने साहब जो मुगल साम्राज्य था और अच्छा, किस इतिहास की किताब की बात हो रही है? बात हो रही है क्लास 7 की, 7th 8th की, एनसीईआरटी की। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है पहले आप समझें। ये वो दौर है जब बच्चों के दिमाग में धारणाएं बनती हैं। भाई आपको बहुत पढ़ना है, अकबर पढ़ना है, सेल्यूकस पढ़ना है, सिकंदर पढ़ना है, आप जाइए बीएमए में पढ़िए जाके। लेकिन जो छोटी कक्षाओं में ज्यादातर लोग 8वीं या 10वीं के बाद इतिहास नहीं पढ़ते, तो छोटी कक्षाओं में उनके दिमाग में जो आ गया वो आ गया। मुझे इतने ढेर सारे बच्चे ये कहते मिले कि पर हम तो सारे युद्ध हारे थे, हम तो हारी हुई कौम हैं, हम तो हारे हुए लोग हैं, हिंदू हमेशा हारते रहे। तो उनको आपने आपके साथ शुरुआत में, अगर मुझे ठीक याद है, तो 7 में से 5 शिक्षा मंत्री पहले से लेके 7वें तक मुसलमान रहे और उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास गढ़ डाला। अब आप देखेंगे ग्रेट मुगल साहब देखेंगे, मुश्किल से 150 साल की कहानी है। बाबर आते ही मर गया, हुमायूं भाग गया, अकबर रहा, अकबर से औरंगजेब तक की 150 साल की कहानी, उसको वो आपको 1000 साल की कहानी कह के सुनाते हैं। तो और औरंगजेब के बाद आपको मालूम ही क्या हुआ, शाह आलम दिल्ली ते पालम कहते थे साहब। तो जो एक वो समय जब आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, वो इमेज जो शायद जिंदगी भर रहती है, उस समय ये चीजें आ रही हैं। मुगल सल्तनत भी, अच्छा एक चीज देखिए आपको मजेदार बताऊं, बहुत लोगों का आइडिया, अब देखिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार हमेशा इस बात की बड़ी परवाह कहती है कि साहब वो दुनिया क्या कहेगी, और इसलिए वो सारे चेंजेस बड़े धीरे धीरे करती है। लेकिन इस बार जब लंगड़ी सरकार बना के आए तो वो कितने चेंजेस करने पे आमादा है। वक्फ देख लिया आपने, और अब आप ये भी देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर ही रहे हैं। तो इन्होंने कोविड के दौरान 2022-2023 में भी ढेर सारे चेंजेस किए थे। यही मुगल सल्तनत, यही मुगल साम्राज्य, यही दिल्ली सल्तनत, मैं आपको बताऊं, देखिए केवल 2 पेज में इन्होंने सिमटा दिया था। ये 22-23 के दौरान इन्होंने कहा था कोविड के दौरान हम कोर्स कम कर रहे हैं, और कोर्स कम करने के नाम पे इन्होंने साहब तुगलक, खिलजी, मामलुक, लोदी, मुगल साम्राज्य की उपलब्धियां, ये 6 चीजें केवल 2 पेज में निपटा दी। कोविड के दौरान बड़ा तमाशा हुआ, बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन निपटा दी। इस बार उन्होंने उसको एकदम सिरे से निकाल दिया, सिरे से ही निकाल दिया। अब आप सोचें, इतना बड़ा, मतलब हमारी हजारों साल के इतिहास, उसमें 150 साल के इतिहास को इस कदर हमारे दिमाग पे चस्पा कर दिया गया है कि आज मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि साहब अगर ये निकल गया तो इतिहास में बचेगा क्या? बहुत कुछ बचेगा साहब, उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह मगध एम्पायर, मौर्य, शुंग, सातवाहन, मतलब ये सारे बड़े बड़े एम्पायर जो आपको कभी 1-2 पैराग्राफ ज्यादा पढ़ाए नहीं गए, एक भगत को छोड़ दिया जाए, थोड़ा बताते थे, बाकी कुछ 1-2 पैराग्राफ के आगे पढ़ाए नहीं गए। राणा प्रताप का जिक्र हल्दी घाटी के अलावा कभी आपने देखा ही नहीं। राणा प्रताप ने लौट के कितनी जंगें लड़ी हो, कितना अपना राज्य वापस किया, या राणा प्रताप का राज्य था क्या आपको नहीं मालूम। शिवाजी को आपने कितना पढ़ा है? शिवाजी को आपने जब पढ़ा 3 चीजों के हवाले से पढ़ा कि साहब आगरा से भाग गए थे, औरंगजेब की कैद से अफजल खान को मार दिया था, और औरंगजेब उनको पहाड़ी चूहा कहता था। कभी आपने पढ़ा कि उन्होंने इस तरह का हिंदू साम्राज्य बनाया? कभी आपने पढ़ा कि उनका शासन पद्धति क्या थी? जैसे अकबर की शासन पद्धति कोने कोने से बताते हैं कि टोडरमल थे तो उनका टैक्स रिफॉर्म ऐसा था, तो उनका लगान ऐसा था, तो उनकी सेना ऐसी थी, तो मनसबदारी सिस्टम था, दुनियादारी। कभी बताया कि शिवाजी कैसे राज्य करते थे? कभी बताया कि राणा प्रताप कैसे राज्य करते थे? कभी बताया कि उनके राज्य में क्या व्यवस्थाएं थी? नहीं। अब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और इनको ही नहीं, सबको पढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि इसमें आपको मगध, मौर्य, शुंग, सातवाहन सब पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो और इन लोगों को पहले जो 2 पेज में किया था हटा दिया गया, वो 2 पेजेस से भी खत्म हो गए साहब। और
मतलब मैं अक्सर देखता हूँ कि हम लोग को पढ़ाते थे, हमारे टीचर पढ़ाते थे साहब, हम लोग तो अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई हुई, तो साहब अंग्रेजी में बताते थे कि शिवाजी पहाड़ी चूहा था, ही वाज अ माउंटेन रैट, उसने अफजल खान को धोखे से मार दिया। अफजल खान को धोखे, उससे ज्यादा धोखेबाज कौन होगा? वो पीठ में छुरा मारना चाहता था, शिवाजी ने सीने में उतार दिया खंजर, भगनखा मार दिया, बस अंतर यही है। अफजल खान क्या था? अफजल खान जब जा रहा था, बड़ा वो उसको भारतीय ज्योतिष में बड़ा यकीन था, जा रहा था जब, तो लोगों ने उससे कहा, भारतीय ज्योतिषियों ने, कि तुम इस लड़ाई से वापस नहीं लौटोगे। तो साहब इतना ज्यादा, देखिए ये मुगल थे, ये मुगल कहलाते हैं, 63 लोगों से शादी करके बैठा था और उसने जाने से पहले अपनी सब बीबियों को कत्ल कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट है इस पर, 63 पत्नियों की, देखिए पूरा कब्रिस्तान है, 63 पत्नियों को उसने कत्ल किया एक एक करके, सिर्फ इसलिए कि मैं मर जाऊं तो किसी और से तुम शादी ना कर लेना, किसी और के साथ मत जाना। मतलब एक एक पत्नी भागने की कोशिश की, बाद में वो भी पकड़ी गई, उसको मार डाला। आप सोच के देखें, ये सब मतलब ये सब इंसान कहलाने योग्य है? तो ये आप इसको हल्के में ना लें, बड़े चेंजेस आ रहे हैं। देखिए बड़ी दिक्कत ये है ना कि ये वो बीज बोया जा रहा है जिसका फल बोने वाला नहीं खाएगा। जब ये बच्चे जो क्लास 7th में हैं, जब ये बड़े होंगे, आगे आएंगे, तो फिर जेएनयू में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो अभी कल आया है कि पूरा लेफ्ट ने फिर स्वीप कर दिया, एक पद मिला जॉइंट सेक्रेटरी का एबीवीपी को। तो समय लगेगा, लेकिन ये जब बच्चे बड़े होंगे, आप अभी भी इतना ब्रेन वॉशिंग है, बड़े बड़े प्रोफेसर मुझसे इस तरह की बहस करते हैं कि मैं समझ नहीं पाता कि मैं उनका जवाब क्या दूं सर। और इतना ब्रेन वॉशिंग है। आज मैं देख रहा था कि साहब एक आदमी जिसने 41 या 42 युद्ध लड़े, जो जिंदगी में हारा ही नहीं, जिसको यूरोपियंस कहते हैं कि साहब वो नेपोलियन से बड़ा योद्धा था, उसको हमारे यहां पढ़ाया ही नहीं जाता। आज उनकी पुण्यतिथि है बाजीराव प्रथम की, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो नेहा सिंह राठौर ट्रेंड कर रही है, बाजीराव ट्रेंड नहीं कर रहे। आज उस शख्स की पुण्यतिथि है जिसने केवल 40 साल की उम्र में 42 युद्ध जीत लिए और एक भी युद्ध नहीं हारा। आप सोचिए, इस पेशवा की आज पुण्यतिथि और ट्रेंड कर रही है नेहा सिंह राठौर। सोचिए आप, पढ़ाए नहीं कभी आपने बाजीराव, वो तो आधी पर्दी घटिया सस्ती जैसी भी बनाई, एक फिल्म बना दी भंसाली ने, बाजीराव मस्तानी, तो लोगों ने जान लिया, उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, जिस जमाने में टीवी पर रामायण आई थी और महाभारत आई थी, तो मैं देखकर बड़ा हैरान हो जाता था। ये तमाम लोग हमसे कहते हैं कि अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर लगे यार तुमको रामायण नहीं मालूम, तुमको बीआर चोपड़ा की जरूरत पड़ी, तुमको जिन्होंने बनाई थी रामायण, उनका नाम भूल गया, तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी बताने के लिए कि रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ। पर ऐसा है, ऐसा है। आज मैं एक मीम देख रहा था इंटरनेट पे कि वो आतंकवादी कह रहे हैं कि कलमा पढ़ो, वो कह रहा है कि साहब जब हमको अपने मंत्र नहीं मालूम तो हमें कलमा कहां से मालूम पड़ेगा। तो रामानंद सागर, देखिए मैं श्योर था कोई ना कोई बता देगा, विकी बता रहे रामानंद सागर जिन्होंने रामायण बताई। तो अच्छा, इसको ये सब मुगल और दिल्ली सल्तनत हटा के और क्या पढ़ा उसमें डाल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, मौर्य शोंगी सब बताया। इसके अलावा एक चैप्टर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं देख रहा था, उसका नाम अंग्रेजी में मैंने देखा, अंग्रेजी में लिखा था सेक्रेड जियोग्राफी और हिंदी में लिखा था पवित्र भूगोल। पवित्र भूगोल। अच्छा, इसको जस्टिफाई कैसे किया? जस्टिफाई ऐसे किया कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी में जो एक लाइन लिखी है उस लाइन को डाल दिया। नेहरू ने एक जगह लिखा है कि भारत तीर्थ स्थलों की भूमि है, तो उसी से जस्टिफाई किया। और उसके बाद पवित्र भूगोल के नाम पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग पढ़ा रहे हैं, 4 धाम पढ़ा रहे हैं, शक्तिपीठ पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं आपको। और ये सब आपको मालूम ही नहीं था, हाँ, कि कहाँ क्या कैसे होता है। तो बड़े डिटेल में पढ़ा रहे हैं। कुंभ मेला पढ़ा रहे हैं, कुंभ मेले को भी, महाकुंभ को भी पढ़ा रहे हैं कि साहब कैसे 66 करोड़ लोगों ने बिना जाति और बड़ा वर्ग तोड़कर स्नान किया, और कुंभ की पौराणिकता क्या है और पूर्ण कुंभ की ऐतिहासिकता क्या है, दोनों बता रहे हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व तो दोनों बता रहे हैं साहब। एक चीज और मैंने बड़ी दिलचस्प देखी, उन्होंने देखा, इन्होंने जाति व्यवस्था को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और वो बात जो इसी चैनल पर कम से कम 10 बार मैं कह चुका हूं कि भाई अंग्रेजों के पहले इतने यहां पे ट्रैवलर्स आए, वो फाहेन आए, तो हेनसांग आए, तो फरिश्ता आए,
तो ढेर सारे आपने देखा, बाबर नामा से लेके औरंगजेब नामा तक सबने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी, रियल टाइम में लिखी। इधर सुबेरे घटना हो रही थी, शाम को लिख जा रही थी। लेकिन अंग्रेजों के पहले दलितों पर अत्याचार का कोई वाकया सामने नहीं आता। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें कास्ट सिस्टम को हैंडल किया है। इन्होंने कहा कि जाति प्रथा की अपनी एक उपयोगिता थी, और थी एक जमाने में जबरदस्त उपयोगिता थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया, और अंग्रेजों के टाइम में जाति प्रथा कैसे कट्टर होती चली गई, और जाति प्रथा जब कट्टर होती चली गई तो अत्याचार भी हुए। ये सब उन्होंने माना है, लेकिन इतने अच्छे से उन्होंने उसको हैंडल किया है, मुझे लगता है कि बहुत बच्चों का दिमाग साफ हो जाएगा अभी जो कूड़ा पढ़ रहे हैं उसकी जगह। और मैंने आपको बताया था कि 2022-2023 में कोविड के बहाने से इसको पहले ही कम कर दिया था, 2 पन्ने में कर दिया था, टोटली हटा दिया। अच्छा, उस समय भी बड़ा विरोध हुआ था, इस समय फिर विरोध होगा। शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, सारा वामपंथ टूट पड़ा था कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, और पूरा फॉरेन मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, खास तौर से बीबीसी, और ये सोनिया गांधी ने अभी देखिए फिर से हमला किया कि आप शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। तो दिक्कत तो होती है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मोदी दुर्भाग्य माने सौभाग्य माने वो तानाशाह नहीं है जो उसको बताया जाता है, वो नहीं है, तो अब उनको दिक्कत होती है। बहरहाल कहीं ना कहीं एक बड़े चेंजेस आ रहे हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। लेकिन देखिए अंतर कहाँ कहाँ आ रहा है। तमिलनाडु में अभी आपको याद है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि अगर गवर्नर एक सेट टाइम में किसी बिल पर साइन नहीं करेगा तो खुद ही पास मान लिया जाएगा। एमके स्टालिन ने इसका लाभ उठाकर 10 बिलों को कानून बना दिया। उनमें एक बिल ऐसा भी था जिसमें वाइस चांसलर को इतनी ताकत दी गई थी यूनिवर्सिटी में कि वो अपने हिसाब से, मतलब गवर्नर हमेशा बहुत रोल होता है वाइस चांसलर में, उनको एकदम किनारे कर दिया। स्टालिन लगातार ऐसे कानून बना रहे हैं कि जिसमें शिक्षा व्यवस्था कि वो केंद्र की सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिए शिक्षा व्यवस्था पे ही केंद्र से भिड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो ये सब पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ के बच्चे बड़े होंगे तो 10 साल बाद वो जो बकवास कर रहे हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा। ममता बनर्जी भी इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि साहब क्या गलत पढ़ाया जा रहा है। नहीं, आप जो हम पढ़ा रहे थे बस वही रहो, जो रोमिला थापा ने तय कर दिया, जो इरफान हबीब ने तय कर दिया, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तय कर दिया, जो हमारे साथ में से 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों ने तय कर दिया, बस वही पढ़ाओ, और कुछ नहीं पढ़ाने देंगे। कमाल की बात है सर। तो बड़ा दिक्कत है, पर चलिए बड़ी कठिन है डगर पनघट की। लेकिन कोविड के दौरान बड़ा विरोध हुआ तो फिर शांत हो गया, आज फिर ये बड़ा कांड हो गया, अब देखिए फिर बड़ा विरोध होगा।